हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का? आशा करते हैं सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। और इसी के साथ साथ आज हम लोग ले आए हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 3। और पिछले लेक्चर में हमने जितनी सारी बातें डिस्कस की थी उसके आगे हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उससे पहले लेकिन मैं थोड़ी सी और डिस्कशन करूंगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जब मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था हमने और IUPAC नेमिंग स्टार्ट की थी, तो उसमें जब मैंने पढ़ाया था आपको नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। देखिए, हमको तीन बातें करनी थी। पहली बात थी कि PFG का सिलेक्शन, दूसरा बात था प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, तीसरा काम था नंबरिंग। तो हमने सारी बातें कर ली थी, लेकिन नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन जब हम कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 था जिसको मैंने कंप्लीट नहीं करवाया था। एक्चुअली मैं इतना मतलब फटाफट करवाने के चक्कर में फटाक से क्वेश्चन नंबर 4 करवाया, फिर 5th पे चला गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो आधा ही था। तो आज मैं उसको कंप्लीट करवा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको फिर से वो याद आ जाए। ओके, देखिए उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। इधर तो जगह नहीं है, इधर लिखा हुआ है, तो मैं इधर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, वो था, मतलब पहले तो मैं ये बता दूं टॉपिक क्या चल रहा था। टॉपिक चल रहा था नंबरिंग ऑफ PCC, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये चल रहा था टॉपिक। उसके बाद उसमें हमको एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था एक्चुअली, वो ये क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन था, COOH ग्रुप इधर लगा था और COOH ग्रुप इधर लगा था। इसकी हमें नंबरिंग करनी थी, तो हमने सबसे पहले चेन बना लिया था। मैं चेन दूसरे कलर से बना देता हूँ आज। देखिए चेन, सबसे पहले तो चेन बना लिया, ये वाली हो गई अपनी चेन। उसके बाद हमने नंबरिंग करनी थी। एक मैंने नंबरिंग रेड कलर से की थी, चलिए ऊपर वाला इसको रेड कलर से कर देते हैं, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद एक ब्लू कलर से मैंने नंबरिंग की थी, 1 2 3, कहाँ गया, सॉरी, 1 2 3, ये वाले का 4 और ये वाले का 5। ठीक है, अब बताती है कौन सी नंबरिंग सही है, ब्लू वाली नंबरिंग सही है कि रेड वाली नंबरिंग सही है। तो नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन का एक प्रायोरिटी ऑर्डर था। अगर मुझे वो प्रायोरिटी ऑर्डर पता होगा तो मैं नंबरिंग कर पाऊंगा। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बताया था कि नंबरिंग करते समय लोवेस्ट लोकेंट रूल देखते हैं। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या है कि सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। किसको? PFG को। प्रायोरिटी में कौन आता है सबसे पहले? PFG। लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है कि जो भी प्रायोरिटी में चीजें आती हैं उनको सबसे कम नंबरिंग जिधर से मिलेगी वही वाली नंबरिंग सही होगी। तो सबसे कम नंबरिंग PFG को मिलनी चाहिए। अच्छा, आप देखिए ध्यान से, ब्लू वाला देखिए, PFG, ये वाला भी COH है और ये वाला भी COH है, तो PFG को सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो अगर आप रेड वाले से देखें तो रेड वाला जो है वो PFG को कितना नंबर दे रहा है? रेड वाला दे रहा है 1,5। और ब्लू वाला कितना दे रहा है? ब्लू वाला भी दे रहा है आपको 1,5। देखिए ध्यान से, रेड वाला ये वाली, इस वाले COH को रेड वाले नंबरिंग दिया, इधर से 1 और इधर से 5 रेड वाला का। और ब्लू वाला हम देखेंगे तो इधर से इसने इस वाले COH को 1 नंबर दिया और लास्ट वाले इधर वाले COH को 5 नंबर दिया, तो दोनों सेम नंबरिंग दे रहे हैं, तो बराबर नंबरिंग आ गई। तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, बस मैंने यहीं तक बताया था पिछली क्लास में। मैं फटाक से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे टर्म मतलब बढ़ गया था। बस इसी के आगे हमें और थोड़ा सा चीजें देखनी है। देखिए, अब क्योंकि नंबरिंग बराबर आ गई, तो नंबरिंग बराबर आ गई तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे क्या बढ़े? आगे बढ़े प्रायोरिटी ऑर्डर में और आगे चले, तो नंबरिंग वो वाली सही होगी जहां पे मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड आता है कि भाई मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन पूरी चेन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं था तो हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। नंबरिंग वो वाली सही होगी जो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबरिंग दे। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट कौन है? यहां पे देखिए, एक है मिथाइल, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है जो चेन के बाहर है, ये वाला ये मिथाइल है, और ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट चेन के बाहर है ये इथाइल। तो इसमें से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो सब्स्टिट्यूएंट को अगर आप रेड वाले से देखें, रेड वाले में तो कितना नंबर मिल रहा है? 1 2। ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को 4। तो रेड वाले को 2,4 नंबरिंग मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को अगर देखें तो रेड वाली चेन से। और अगर ब्लू वाले के नंबरिंग देखें तो ब्लू वाले के हिसाब से इस इथाइल को 2 और मिथाइल को 4। तो फिर से जो सब्स्टिट्यूएंट है, फिर से देखिए, चाहे रेड वाली से देखें चाहे ब्लू वाली से, ब्लू वाली से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ब्लू वाले भी 2,4 नंबरिंग ही दे रही है सब्स्टिट्यूएंट्स को। ऊपर वाले ने भी 2,4 दिया और नीचे वाले ने भी 2,4 दिया। ठीक है जी, जब सब्स्टिट्यूएंट को भी बराबर नंबरिंग मिल गई तो और आगे चलते हैं। और आगे क्या देखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स का। क्या देखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है आपका मिथाइल, और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पूरा क्या है? ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट, अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप देखें तो एक है M, एक है
M और एक है E। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले E आता है। अब आप ध्यान से देखिए, जो नंबरिंग अब इस इथाइल को कम नंबर देगा, इथाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट को, वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। आप देखिए रेड वाला इथाइल को कितना नंबर दे रहा है, ये तो मिथाइल है, ये तो सबसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, तो इथाइल को देखना था हमें। तो रेड वाला इथाइल को कितना नंबर दे रहा है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे इथाइल है रेड वाले में। तो इथाइल को रेड वाला कितना नंबर दे रहा है? इथाइल को रेड वाला 4 नंबर दे रहा है। ठीक है, ब्लू वाला देख लेते हैं। 1 2, दूसरे पे ही इथाइल लगी हुई है, तो ब्लू वाला जो है वो इथाइल को कितना नंबर दे रहा है? ब्लू वाला इथाइल को 2 नंबर दे रहा है। अब आप खुद बताइए कौन कम नंबर दे रहा है, क्योंकि नंबरिंग में तो हमको यही था ना कि लोएस्ट लोकेंट रूल, जो भी इन प्रायोरिटी ऑर्डर में आने वाली चीजों को कम नंबर देगा वही वाला सही होगा। तो ब्लू वाला कितना नंबर दे रहा है? 2 नंबर दे रहा है, तो ब्लू वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी और रेड वाली गलत हो जाएगी। ठीक है जी, इसमें कौन सी नंबरिंग सही है? ब्लू वाली सही है। हाँ, एक चीज और ध्यान दें, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, देखिएगा, ये एक ही कार्बन है, इसको ऐसा मत समझिएगा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये होता क्वेश्चन और इसकी नंबरिंग आपको करनी होती, तो आप देखिए ये हर तरफ से सिमिलर है, कुछ भी कर लीजिए आप, दोनों यहां से नंबरिंग करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूं फटाफट ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 1 2, ये वाला हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा 4 और ये वाला हो जाएगा 5। ऊपर से करें तो, और नीचे से करें तो रेड वाली से, इधर से देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब आप कहीं से भी देख लीजिए, यहाँ देखिए ब्लू वाली ने नंबरिंग कितनी दी PFG को? 1,5 ब्लू वाले ने भी और रेड वाले ने भी 1,5, PFG से सेम आ गया। देखिए अब आगे चलिए, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो आगे बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट को जो कम नंबरिंग दे। रेड वाले एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये भी इथाइल, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये भी इथाइल। तो रेड वाला सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर दे रहा है? देखिए ध्यान से, इधर से 2 और इधर से 4। ब्लू वाला कितना दे रहा है? इधर से 2 और इधर से 4। तो रेड वाला ब्लू वाला दोनों बराबर दे रहे हैं। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे इसके बाद। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जब देखेंगे तो ये भी इथाइल और ये भी इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सेम आ गया, तो कौन सी नंबरिंग सही होगी? दोनों नंबरिंग इक्विवेलेंट हो गई। अब आप कहीं से भी कर दीजिए, कोई भी नंबरिंग कर दीजिए, दोनों एक ही नंबरिंग होगी, क्योंकि कंपाउंड बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, चाहे इधर से नंबरिंग करें और चाहो उधर से नंबरिंग करें। ठीक है, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में अंतर था, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, चले, तो अब ये हमारा डिस्कशन इतना हो गया, जो मैंने पिछले क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा सा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4 उसको हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो आइए यार हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली उस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, वो चीज़ मुझे अभी आपको समझानी है, तो उस बोर्ड पे थोड़ा सा जगह कम थी, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे वाले बोर्ड पे वापस से स्विच किया हूँ। हाँ, उस पर जो लिखा है उसको समझाने के लिए मैं इस पर स्विच हुआ हूँ। थोड़ा सा चीज़ें हमें समझनी है ताकि हम उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, चलिए आइए हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं क्या है। देखिए अब हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़ गए। लेक्चर नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 का कंटिन्यूएशन है, जाहिर सी बात है। लेक्चर 2 में जो हमने पढ़ा था उसके बाद का ही चीज़ें हमको इसमें डिस्कस करना है। देखिए लेक्चर 2 में हमने एक फॉर्मेट भी डिस्कस किया था आप लोगों से। फॉर्मेट क्या था? P2 + P1 + एल्क + S1 + S2, है ना। ये एक फॉर्मेट था जो हमने आपसे डिस्कस किया था। हमने ये बोला था कि P1 क्या बताता है? साइक्लो बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। एल्क क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन बताता है। साइक्लिक है कि नहीं देखते पता चल जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन कितना है देखते पता चल जाएगा। फिर S1 क्या बताता है? टाइप ऑफ बॉन्ड, एन है कि इन है कि आइन है कि एन इन है, सॉरी डबल, मतलब एक डबल एक ट्रिपल है तो इन आइन है ना। और अगर एक सिंगल एक डबल है तो फिर वो डबल में कंसीडर होगा, मतलब इन ही लिया जाएगा। 2 डबल है तो डाई इन, 2 ट्रिपल है तो डाई आइन, तो मतलब ये टाइप ऑफ बॉन्ड को बता देगा। ये है क्या? ये है अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी। और ये क्या था? ये अपना सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सारी डिस्कशन हमने पिछले क्लास में कर ही रखा है। बचा क्या था? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करना। क्या डिस्कस करना था? कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा। क्यों?
क्योंकि अगर हमको सब्स्टिट्यूएंट का नाम पता है, P1 का नाम पता है, अल्क क्या है ये पता है, S1 क्या है ये पता है, S2 क्या है ये पता है, तो हम आराम से किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो आज हमें क्या डिस्कस करना है, आज हमें यही S2 के बारे में डिस्कशन ज्यादातर करनी है, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कब क्या नाम होगा, इस बारे में आज हमें सारी बातें करनी है। चलिए जी, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इस चीज को समझाने के लिए आप लोगों को। इस एग्जाम्पल को देखिए, COOCH3, ये क्या है, ये एस्टर है। COCH3 कैसे है, ये इसके इधर ये कार्बन्स लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ऊपर वाले को ही आपसे समझा रहा हूं। देखिए ध्यान से इस कंपाउंड को देखिए, इसमें मैं एक ग्रुप और लगा देता हूं, ऐड कर देता हूं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए Br लगा हुआ है, आपको कहा गया कि इसका नाम लिखिए। इसका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने PFG पहचान लिया कि ये क्या है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कुछ को छोड़ के। पहला बात तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, जो सबसे ऊपर होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट कर देंगे। जैसे ये Br है, तो ये Br क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप देख लीजिए इस फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट था, तो इसकी कार्बन चेन कहां से चालू होगी, इसी कार्बन से चालू हो जाएगी, और ये आपकी कार्बन चेन बन गई। उसके बाद आपने नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5, आपने नंबरिंग कंप्लीट कर दी। नंबरिंग कंप्लीट करने के बाद P2 + P1 + L + S1 तक तो आप आ जाएंगे, लेकिन S2 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल इस COOCH3 जो कि एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसका क्या नाम होगा। ठीक है, तो बात देखिए, आपको कुछ बात मैं बताता हूं। अच्छा, यहां पे क्या चीज आप समझे, यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे जो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है COOCH3, इसमें एक चीज देखिए आप ध्यान से, ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन, ये वाला, इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में इंक्लूडेड है। तो एक चीज मैं आपको जो यहां पे बताना चाह रहा हूं वो देखिए, इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो कार्बन चेन में इंक्लूडेड है। दिख रहा होगा आपको साफ साफ, कार्बन चेन में इंक्लूडेड है। ये बात आप समझे, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल मैं देने की कोशिश करता हूं आपको, इस एग्जांपल को समझिएगा। यहां पे आ जाइए, COOH, और यहां पे देखिए COOCH3, इस एग्जांपल को देखिए। यहां पे Br अभी लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, अब 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक ये COOH, एक Br और एक COOCH3। तो इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स में से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, बाकी बचे हुए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। अब कैसे डिसाइड करेंगे, या तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो जो कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बन ही ना सके, तो उनको सब्स्टिट्यूएंट कर देंगे, जैसे ये Br, तो Br तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बचे 2 फंक्शनल ग्रुप, ये और ये, इनको कैसे डील करेंगे, इनके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। देखिए, अभी प्रायोरिटी ऑर्डर ही हम उस बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको तब तक के लिए बता दूं कि COOH प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है और COOCH3 प्रायोरिटी ऑर्डर में COOH से नीचे आता है। तो जो ऊपर आता है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। यहां पे ध्यान से देखिए, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और ये क्या हो गया, फिर ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप कार्बन चेन बनाएंगे। कार्बन चेन बनाए तो ये वाली कार्बन चेन हो गई आपकी, नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। अब आप ध्यान से देखिए, यही COOCH3 यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था, ये देखिए, और यही COOCH3 यहां पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। 2 चीजें दिख रही कि नहीं आपको, यही COOH यहां पे PFG की तरह था और यही COOH यहां पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। अच्छा, ये है क्या, ये एक फंक्शनल ग्रुप ही तो है। हाँ, COOCH3 एक फंक्शनल ग्रुप ही तो है, कभी ये PFG बन जाता है और कभी ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। अच्छा, अगर इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, जैसे ये COOCH3 जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बन तो प्रेजेंट है, ये देखिए ये C, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है। अच्छा, जैसे COOH लीजिए, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, हो सकता है PFG हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट हो, लेकिन ये जो COOH फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो आप ध्यान से देखिए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप कभी तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और कभी तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर उस फंक्शनल ग्रुप में
कार्बन प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है और उसमें कार्बन प्रेजेंट है तो वो दो चीजें बन सकता है, या तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा और या तो वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। दिख रहा होगा आपको साफ साफ, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है और उसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो कभी तो वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और कभी वो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। देखिए ऐसा नहीं कि केवल कार्बन प्रेजेंट वालों के साथ ही ये केस है, जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है उनके साथ भी ये केस हो सकता है। जैसे देखिए यहां पे COH था, अगर मान लीजिए इसी में कहीं OH होता, OH, इसमें तो कार्बन प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैं एक जनरलाइज केस की बात कर रहा हूं आपसे कि कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो वो कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, कभी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर सकता है ना। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और कभी भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे जनरलाइज केवल उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहा हूं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। देखिए ध्यान से, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब आप यहां पे देखिए COOCH3 को देखिए, जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा था तो इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हुए इस COOCH3 का जो कार्बन था वो कार्बन चेन में इंक्लूडेड था। कहने का क्या मतलब है, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा और वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो उसका जो कार्बन होगा वो कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाएगा। दिख रहा होगा आपको, यहां पे COOCH3 एक फंक्शनल ग्रुप है और यहां पे ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट था तो इसकी कार्बन से ही कार्बन चेन स्टार्ट हुई। इसका मतलब क्या है, इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में इंक्लूड किया जा रहा है। तो वही बात मैंने कहा कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा और वो अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो उसका जो कार्बन होगा वो कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, यही COCH3 जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लगा तो उसका जो कार्बन है वो कार्बन चेन से बाहर हो गया। तो दूसरी बात क्या समझने वाली है कि जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लगेगा तो उसका जो कार्बन होगा वो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दो बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा और वो अगर PFG की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, यहां पे देखिए। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब वो जिसमें कार्बन प्रेजेंट है और वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तो उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहां पे देख लीजिए, इतनी बात क्लियर है? पहले तो ये बताइए, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या ये जरूरी है क्या कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर PFG की तरह बिहेव कर रहा है तो और उसमें कार्बन प्रेजेंट है उस फंक्शनल ग्रुप में, तो क्या ये जरूरी है क्या कि उसका कार्बन चेन में इंक्लूड किया ही जाए? जरूरी है क्या? अगर जरूरी नहीं है तो कुछ उदाहरण बताइए। बताता हूं, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं रब कर दूं तब आपको उदाहरण बताता हूं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसा? इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से। अब आपको पहले तो इसका अगर नाम लिखने को कहा जाएगा, आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे। ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये भी है, ये भी, तीनों है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? दूसरा काम है चेन बनाना। आपको क्या सिखाया गया? अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा तो उसी के कार्बन चेन से चेन बनाना चालू कर देंगे। अच्छा, अगर आप यहां से चेन बनाना चालू करेंगे, यहां तक आए जैसे, अब आपके पास कंफ्यूजन है, इधर जाएं कि इधर जाएं, क्योंकि आप चाहो जिधर भी जाइए, ज्यादा से ज्यादा आप केवल दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स के कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। दिख रहा है ऐसा? कोई दो को भी इंक्लूड करिए, एक बच जाएगा। जैसे ही एक बचेगा, अगर मान लीजिए आप इस वाले COH को और इस वाले COH के कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड कर लेते हो तो ये वाला COH बोलेगा भाई मेरे अंदर क्या दिक्कत है जो तुम लोग मुझे इंक्लूड नहीं कर रहे हो। यानी कि अगर आपने ये वाली कंप्लीट चेन बना दी, जैसे मान लीजिए ये वाली चेन अगर आपने बना दी तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, COH। भाई ये तो COH सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। फिर तब क्या करें जी? तो फिर क्या करें हम?
तो फिर ये COH बोलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी थी, तुम लोग PFG बन गए, मुझे सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, ऐसा क्या दिक्कत था मेरे अंदर, ये मैं भी तो वही ग्रुप हूँ। तो ये बात केमिस्ट्री वालों को समझ में आई, हाँ भाई बात तो सही है, ये भी तो COH ही है। तो फिर क्या किया जाए, या तो आप ऐसी चेन बनाइए कि सारे के सारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से इंक्लूड हो जाएं, और या तो ऐसी चेन बनाइए कि कोई ना हो। अगर कोई ना हो तो फिर इनको भी नहीं लेंगे, आइए इनको भी नहीं लेंगे। मतलब फिर जो कार्बन चेन बनेगी ना, अब आप ध्यान से देखिएगा, अब जो कार्बन चेन बनने वाली है आपके सामने, उसमें ना तो ये वाला इंक्लूड होगा, ना तो इस COH का कार्बन इंक्लूड होगा, ना तो इसका इंक्लूड होगा, ना तो इसका इंक्लूड होगा, केवल यही कार्बन चेन बनेगी आपके सामने। देखिएगा ध्यान से, ये वाली, ये कार्बन चेन हो गई। ना तो इसका कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, ना तो इसका कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, ना तो इसका कार्बन चेन में इंक्लूड होगा। हाँ, लेकिन अभी भी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स ही बने रहेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है और वो PFG की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका कार्बन चेन में इंक्लूड हो ही। हाँ, ज्यादातर ऐसा होगा कि उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां पे आपका जो कार्बन होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, वो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। तो दो केस आपको दिख रहे होंगे, ये जो कार्बन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, ऐसा भी हो सकता है कि इसका कार्बन जो है कार्बन चेन में इंक्लूड ना हो। ये केस समझ में आ रहा है यहां से देखने पे? जी हाँ, ये बात सत्य है कि ऐसा भी फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन चेन, अगर कार्बन प्रेजेंट है तो, और वो PFG की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ऐसा भी केस आपके सामने आ सकता है, और ऐसा केस होता है। आपको आगे सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये दो केस जानते रहें कि PFG में ऐसा दो केस हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट में नहीं हो सकता क्या? सब्स्टिट्यूएंट में देखिए, क्या ऐसा जरूरी है क्या कि हमेशा जो कार्बन प्रेजेंट वाले सब्स्टिट्यूएंट हों वो कार्बन चेन से बाहर रहेंगे तभी वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे? कहने का मतलब कोई एग्जांपल दिखाइए सर। इसको रब कर देता हूं मैं, आप क्या कहना चाहते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल बताओ। देखिए, जैसे देखिए COOH है ना, यहां पे देखिए COOCH3, यहां पे देखिए ये Br। अच्छा, अब अगर आप यहां पे कार्बन चेन बनाओगे तो वो ये वाली बन जाएगी, क्योंकि हमें पता चल गया तीन फंक्शनल ग्रुप है, एक COH, एक Br और एक COOCH3। तीन फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें से Br तो कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा नहीं, बचा ये दोनों। इन दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ऊपर आता है, तो ये हो जाएगा अपना PFG, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, हमेशा होगा, और क्योंकि ये PFG हो गया तो इसको सब्स्टिट्यूएंट होना ही होना है। अब आप देखिए ध्यान से, एक चीज तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट बना, अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट था तो वो कार्बन चेन से बाहर है। जी हाँ, ये पहला केस तो हमने डिस्कस ही कर लिया। क्या हमेशा ही ऐसा होगा क्या? अगर हमेशा ऐसा नहीं होगा तो कोई एग्जांपल दीजिए, उसका एग्जांपल देखिए। बस ये देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पे Br लगा, अब देखिए, अब यहाँ पे कार्बन चेन में, अब देखिए पहली बात तो सब क्या पहचानेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके लिए क्या करेंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं पहले तो Br को बाहर कर दीजिए, क्योंकि कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। अब देखिए, अब जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक ये है C+O और एक COH, इन दोनों में से जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आएगा वो बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे आएगा वो क्या बन जाएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब आप कार्बन चेन बनाइए, ये वाली कार्बन चेन आएगी, ध्यान से देखिए, C+O ये कीटोन है। सोचिए, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हुए भी इसका कार्बन चेन में इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है जब किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो और वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा हो। यहां पे देखिए, इस फंक्शनल ग्रुप में ये जो C+O कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप था, इसमें कार्बन प्रेजेंट भी था और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हाँ, इसका कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट वाले में भी ऐसा केस आ सकता है कि उसका कार्बन जो है वो कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाएगा, तो कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे ये भी टिक था, तो यहाँ पे देखिए कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कीटोन है, जैसे क्या है, कीटोन है। अच्छा, मैं आपको अब मेन बात बता देता हूँ, केवल दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो
जिसमें कार्बन प्रेजेंट है और वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हुए भी उनका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड किया जा सकता है। एक है कीटोन और एक है एल्डिहाइड। ये ऐसे दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है ना, और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं तो जरूरत पड़ने पर इनका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाएगा। देखिए कीटोन का तो कार्बन चेन में हमेशा इंक्लूड होगा, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह चाहे बिहेव करे चाहे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करे, उसका कार्बन कार्बन चेन में आना ही आना है। लेकिन जो अपना ये COH एल्डिहाइड, हो सकता है कि इसका कार्बन कार्बन चेन में आए और हो सकता है इसका कार्बन कार्बन चेन में ना आए। देखिए ये COH हो सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हुए इसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड हो, और हो सकता है इसका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हुए कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड ना हो। अब आप मेन बात समझिए, जो मैं एकदम पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। कोई भी फंक्शनल ग्रुप का आपको नाम देना पड़ेगा, है ना, नाम देना पड़ेगा। अच्छा, PFG के दो नाम बनेंगे। एक तब जैसे जब कोई भी PFG है, अगर उसमें कार्बन है तो अगर उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड है तो अलग नाम, और PFG का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है तो अलग नाम। वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट का भी होगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है तो अगर उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो अलग नाम, और अगर उस फंक्शनल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है अगर उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड जैसे है तो अलग नाम, और अगर नहीं है तो अलग नाम। ठीक है, तो यही बातें हैं। और एक बात तो हमने समझ लिया है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप PFG की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं। इतनी बात हमें क्लियर है कि नहीं? इतनी बात शायद हमें क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो दो तरह से बिहेव किया जा सकता है, या तो वो बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या तो वो बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप PFG बन जाता है तो उसके लिए हम लोग S2 यूज करते हैं, यानी कि सफिक्स, वहीं अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करना लगता है तो उसके लिए हम लोग P2 यूज करते हैं, जो कि क्या है, प्रीफिक्स। ठीक है जी, ये बात आपको एकदम बढ़िया से याद होनी चाहिए। इस पूरे पॉइंट को एकदम स्टार मार्क करके लिख लेंगे। अभी तक जो गाथा कहानी किस्सा बताया गया उसकी समरी है ये। ठीक है, अब बात आती है कोई भी फंक्शनल ग्रुप में जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, जैसे सल्फोनिक एसिड, ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड का सीधी बात है प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से होगा। अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो सल्फोनिक एसिड से प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है तो सल्फोनिक एसिड हमेशा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। इसमें कार्बन है नहीं तो ये झमेला ही नहीं कि इसके कार्बन चेन में इंक्लूड करना है कि नहीं। भले ही ये सब्स्टिट्यूएंट हो, भले ही ये जैसे सल्फोनिक एसिड है, हो सकता है वो सब्स्टिट्यूएंट बने, हो सकता है PFG बने, लेकिन क्योंकि उसमें कार्बन ही नहीं है तो हमेशा सल्फोनिक एसिड जो होगा वो कार्बन चेन से बाहर ही रहेगा, क्योंकि उसमें कार्बन है ही नहीं, है ना। भले वो सब्स्टिट्यूएंट बने, भले वो PFG बने, तो उसका जो नाम होगा उसका भी दो नाम बनेगा, एक PFG वाला नाम, एक सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम, है ना। सल्फोनिक एसिड का भी, वैसे ही अल्कोहल का भी होगा, है ना, वैसे थायो अल्कोहल का भी होगा, अमाइन का होगा। ये सारे क्या हैं, ये सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इनके दो ही नाम होंगे, या तो ये जब ये PFG की तरह बिहेव करेंगे तो अलग नाम, और जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे तो अलग नाम। इनमें ये झमेला नहीं है कि कार्बन चेन में इंक्लूड करे तो क्या नाम आएगा, कार्बन चेन में अगर नहीं इंक्लूड, वो केवल तब आएगा जब ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। इनमें झमेला है, ये वाले बात आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन प्रेजेंट है और PFG की तरह बिहेव कर रहा है तो दो काम हो सकता है, उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड हो सकता है और उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो सकता। वैसे ही कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट है तो उसका भी दो नाम हो सकता है, या फिर वो भी उसके में दो केस हो सकता है। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है तो हो सकता है उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड ना हो, और ये भी हो सकता है कि उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड हो। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा और वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे और उसमें उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तो केवल दो केस होगा, एक कौन होगा, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, बाकी और कोई सा नहीं होगा। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे, उनमें कार्बन है तो उनका कार्बन कार्बन चेन के बाहर ही मिलेगा आपको। ठीक है, यहां पे ये बात क्लियर हो जाती है। अब मैं उस बोर्ड पे चलूंगा और आपको पूरा दिखाऊंगा कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा, उसका सफिक्स क्या होगा, है ना।
आइए अब उस बोर्ड पे चलते हैं। आशा करते हैं आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिए कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, ताकि मैं आपको उस चीज़ का जवाब भी दे सकूं उधर, है ना। चलिए, आशा करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब उस बोर्ड पे चलते हैं और इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए, हमने जितनी सारी बातें अभी तक डिस्कस की पिछले वाले बोर्ड पे, अब वही हमें इस पे अप्लाई करना है। देखिए हमने क्या डिस्कस किया कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, हो सकता है उसमें कार्बन प्रेजेंट हो सकता है उसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो। कार्बन प्रेजेंट वाले कुछ हो सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, अमाइड हो गया। ये सब वो हैं जिसमें जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे अल्कोहल हो गया अपना, थायो अल्कोहल हो गया, अमाइन हो गया, है ना। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। देखिए कहने का क्या मतलब है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे उसमें कार्बन प्रेजेंट हो चाहे ना हो, वो या तो फंक्शनल जो फंक्शनल ग्रुप है या तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा या तो वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो उसी तरह अब आप यहां पे देखिए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा या तो वो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, पहले से ही बता रखा है। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो या तो अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे हम, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। तो जब वो वही फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। ध्यान से सुनिए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके दो चीज होंगे, या तो वो प्रीफिक्स की तरह यूज होगा या तो वो सफिक्स की तरह यूज होगा। अच्छा ठीक है जी। अब देखिए कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ऐसे टोटल 13 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब वो 13 फंक्शनल ग्रुप्स में से 10 अभी दिख रहा है, थोड़ा सा जब हम 10 का डिस्कशन कर लेंगे तो मैं इस कैमरा को नीचे कर दूंगा और हम बाकी 3 भी आसानी से देख लेंगे। कौन कौन से, मैं नाम बोल के सुना देता हूं आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल और अमीन। आपको यहीं तक दिख रहा है ना, कीटोन तक दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको एल्डिहाइड तक ही दिख रहा हो, कोई इश्यू नहीं है। पहले 9-10 जो दिख रहे हैं वहां तक देखते हैं, उसके बाद बाकी मैं दिखा दूंगा आपको कैमरा नीचे करके। पहले समझते हैं। देखिए एक बात और है कि जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह, यहां पे मैं लिख भी देता हूं प्रीफिक्स के ऊपर, यहां पे देखिए बगल में यहां पे लिख देता हूं मैं सब्स्टिट्यूएंट, है ना। वो किसकी तरह यूज होंगे, प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और सफिक्स मतलब जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होंगे तो वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब आप ध्यान से देखिए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होंगे तो या तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होते हुए जो कार्बन प्रेजेंट वाला फंक्शनल ग्रुप है, या तो उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा। दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं अभी जस्ट बोर्ड पे। और वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह होते हुए भी दो केस है, या तो जो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव हो रहा है तो दो केसेस बनते हैं, या तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा और या तो उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। सॉरी वेरी सॉरी, या तो उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन प्रेजेंट है उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होगा या तो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। ओके अच्छा, अब देखिए, अब ऐसे ही हम नाम एक एक का करते जा रहे हैं। अब देखिए पहला है अपना COOH। ये जो ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब है, देखिए COH को हमने दो फॉर्म में लिखा है। पहला फॉर्म ये है जब ये इसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, जब, और दूसरा फॉर्म क्या है, जब COOH का जो कार्बन है वो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि दोनों केस में नाम पॉसिबल है। जब कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा, और जब कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा। वैसे ही जब कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तो उसका सफिक्स क्या होगा, और जब कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा तो उसका सफिक्स क्या होगा। तो ये ब्रैकेट में लिखने का केवल सिंपल सा इतना मतलब है कि कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप का वो कार्बन चेन में इंक्लूड है, चाहे वो प्रीफिक्स की तरह यूज हो चाहे वो सफिक्स की तरह यूज हो। अब यही हमको नाम देखने हैं। देखिए हमने आपको इतना तो बता ही दिया कि एल्डिहाइड और कीटोन दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे तो हो सकता है कि इनका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड हो और हो सकता है कि ना हो। बाकी कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होने के बाद वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो। इसका मतलब अगर कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है ना किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, तो एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ करके अगर उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो वो प्रीफिक्स या फिर उस सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव ही नहीं कर सकता। अब सुनिए ध्यान से, जैसे यहां पे देखिए COOH,
कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए अगर इसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन चेन, अगर इसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है COOH का, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। क्योंकि दो ही होते हैं, दो ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होने के बाद भी, वो कार्बन चेन में इंक्लूड होने के बाद भी उनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जा सके, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। तो ये वाला नहीं होगा। अब समझिए COOH का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो उसका प्रीफिक्स कोई भी नहीं होगा। अच्छा, COOH का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो उसका सफिक्स क्या होगा, उसका नाम क्या होगा? ओइक एसिड नाम होगा। ठीक है, आइए COOH कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड, COOH का जो कार्बन है वो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो उसका प्रीफिक्स यानी कि वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर सकता है और क्या नाम होगा? कार्बोक्सी नाम होगा। ठीक है। अच्छा, जब COOH इसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है और वो फिर भी प्रिंसिपल फंक्शन की ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है जी। ऐसे ही अब नीचे आ जाइए, SO3H सल्फोनिक एसिड। देखिए पहली बात तो ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है तो सफिक्स के लिए मतलब जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो अलग प्रीफिक्स, और जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह होगा तो अलग सफिक्स, एक होगा, इसका कोई दो केस बनता ही नहीं। तो इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो इसका प्रीफिक्स हो गया सल्फो और जो सफिक्स हो गया सल्फोनिक एसिड, बात खत्म। ऐसे आ जाइए एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एक ऐसा ग्रुप है जो कभी प्रीफिक्स की तरह यूज ही नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव ही नहीं करता है। अब देखिए एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड है। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव ही नहीं करता। सफिक्स होता है, जब भी ये बिहेव करेगा तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और नाम होगा ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? इसका रीजन अगर आप सोचना चाहेंगे तो मैं बताता हूं। देखिए एनहाइड्राइड बनता किससे? एसिड से, है ना। तो जब भी एनहाइड्राइड मतलब कोई आएगा और एक कोई एसिड होगा तो है क्या वो? एक्चुअली एसिड तो है, दो एसिड मिल गए तो एनहाइड्राइड बना है। तो एनहाइड्राइड का जब भी नाम लिखा जाएगा तो वो एसिड तो है, सोचिए आप ध्यान से। तो एसिड तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आ रहा है ना, तो उसका प्रीफिक्स कैसे या फिर आप उसका सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज कैसे कर सकते हैं? बेसिकली बात यही है कहने वाली। तो एनहाइड्राइड का कभी भी प्रीफिक्स नहीं होता है, यानी कि वो कभी सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज नहीं किया जा सकता, और उसको हमेशा जब भी यूज होगा तो PFG की तरह यूज होगा और उसका सफिक्स बनेगा, और सफिक्स क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। अब आइए एस्टर पे। एस्टर का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो उसका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मतलब फिर हम उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज नहीं कर पाएंगे अगर एस्टर का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो। वहीं अगर एस्टर का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज कर सकते हैं और नाम है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी जैसे मिथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी। फर्क क्या पड़ता है कि ये जो C है ये कितना है? एक कार्बन का एस्टर है तो मिथॉक्सी कार्बोनिल, दो कार्बन का एस्टर है तो इथॉक्सी कार्बोनिल। जब भी प्रीफिक्स की तरह मतलब यूज हो एस्टर तो उसकी बात हो रही है ना। अब आइए अगला। वहीं जब एस्टर का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड होगा और ये PFG की तरह बिहेव करेगा तो इसका नाम होगा अल्काइल OH। ठीक है, अल्काइल OH जैसे मिथाइल OH, इथाइल OH ऐसा। वहीं जब एस्टर का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं रहेगा तो इसका प्रीफिक्स तो हमने पहले डिस्कस कर लिया अल्कोक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स मतलब जब ये PFG की तरह बिहेव करेगा तो इसका सफिक्स होगा, और सफिक्स क्या हो जाएगा? अल्काइल कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट होगा। ठीक है, ऐसे ही सबका है। आप 10 आपको दिख रहे हैं, 10 के 10 का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और नाम लिख डालें। सबका मतलब एक ही है, अगर कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो वो ब्रैकेट में लगा रखा है और नहीं है तो नहीं। ठीक है जी। इन दोनों पे स्टार मार्क इस वजह से लगा रखें क्योंकि यही, आप देखिए ध्यान से देखिए, इन दोनों को देख लीजिए पहले। देखिए CHO, अब यहां पे देखिए आप, एल्डिहाइड का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है और इसका प्रीफिक्स है ऑक्सो। देखने को मिल रहा है कि नहीं? एल्डिहाइड जिसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड है फिर भी ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर सकता है, नाम क्या है? ऑक्सो। ठीक है। हाँ, जब एल्डिहाइड का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं रहेगा तो भी वो प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर ही सकता है, वो तो सारे कर रहे हैं। लेकिन एल्डिहाइड में एक खास बात क्या है? एल्डिहाइड का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होते हुए भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर सकता है और उसका प्रीफिक्स हो सकता है ऑक्सो।
ठीक है। वैसे ही कीटोन में भी होगा। देखिए कीटोन का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होते हुए भी उसके पास प्रीफिक्स आएगा, यानी कि वो उसका कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होते हुए भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह कीटोन बिहेव कर सकता है, और उसका प्रीफिक्स क्या आएगा, कीटो या फिर ऑक्सो। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कीटो यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज समझ गए। ऐसे ही एल्डिहाइड में अब देखेंगे ध्यान से, एल्डिहाइड का जब कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड होगा और वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, सॉरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो उसका क्या सफिक्स बनेगा, एल। और वहीं जब एल्डिहाइड का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं होगा और वो अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो क्या नाम हो जाएगा, कार्बोल्डिहाइड नाम हो जाएगा। ऐसे ही सबका है, ठीक है। 10 के 10 जो आपको दिख रहे हैं पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बचे हुए 3 में दिखा देता हूं। फटाफट नोट करिए, फटाफट, वेरी फास्ट। नोट डाउन हो गया। चलिए अब बचे हुए 3 में दिखा देता हूं आपको। ये देखिए बचे हुए 3 भी आ गए आपको, 11, 12 और 13। 10 के बाद अल्कोहल, थायोअल्कोहल और अमीन। इनका भी देखिए, क्योंकि इनमें कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, चाहे अल्कोहल हो चाहे थायोअल्कोहल चाहे अमीन, तो इनका एक प्रीफिक्स होगा और एक सफिक्स। जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होंगे तो प्रीफिक्स, और जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होंगे तो सफिक्स। तो अल्कोहल का जो प्रीफिक्स है वो हाइड्रोक्सी, जब मतलब जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो हाइड्रोक्सी, और उसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। और जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होगा तो इसका सफिक्स दिया जाएगा क्या, ऑल। वैसे थायोअल्कोहल जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो इसका सफिक्स दिया जाएगा मर्केप्टो, और जब थायोअल्कोहल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो इसका सफिक्स दिया जाएगा थायोऑल। ओके, अमाइन पे आइए। अमाइन जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तो इसका प्रीफिक्स दिया जाएगा अमीनो, और जब ये पीएफजी की तरह बिहेव करेगा तो इसका सफिक्स दिया जाएगा अमाइन। ओके, तो ये हो गए अपने बचे हुए 11, 12 और 13। तो आप फटाफट इन तीनों को भी नोट करिए सटासट। तो चलिए यार, यहाँ तक का डिस्कशन हमने कर लिया, मतलब हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, कब क्या नाम होगा और कब क्या नाम होगा, ठीक है। तो हमने सारी बातें अभी तक कर ली। P2 का भी हमने देख लिया, P2 मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी समझ लिए, फिर साइक्लो मतलब P1 भी हमने देख लिया, P2, P1, एल्क, S1 और आज S2 भी कंप्लीट हो गया, मतलब PFG, ठीक है। आपने सारी डिस्कशंस कर ली, ये देखिए आपने सारा कंप्लीट कर लिया है, और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए। अब जो हमें करना है वो केवल और केवल नाम लिखना है। तो ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं पे बंद कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सारे कंपाउंड्स का कैसे नाम लिखना है, ठीक है जी। तो फटाफट इसको, अब आपका एक काम है, इसको पूरी तरह से रट लीजिए। जो भी आपको दिख रहा है 13 नाम, कब कौन सा मतलब फंक्शनल ग्रुप, कब किसका क्या प्रीफिक्स होगा, कब किसी फंक्शनल ग्रुप का क्या सफिक्स होगा, कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो क्या प्रीफिक्स है, कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो क्या प्रीफिक्स है, कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो क्या सफिक्स है, कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो क्या सफिक्स है। हर एक केस 13 के 13 केस का 13 जो भी नाम है, प्रीफिक्स सफिक्स है, वो पूरी तरह से आपको याद रहेगा, तो ही आप आराम से बेझिझक किसी चीज का नाम लिख पाएंगे। क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूएंट, आराम से आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लोगे, आराम से आप P2 कर लोगे, आराम से P1 कर लोगे, आराम से एल्क कर लोगे, S1 कर लोगे। मेन जो बात फंसेगी वो फंसेगी S2 पे, क्योंकि आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं पता रहेगा अगर आप याद नहीं करोगे ये सारी चीजें तो, ठीक है। कुछ चीजें ऑर्गेनिक में आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने समझा भी दिया आपको कि कब क्या होगा, लेकिन अब कुछ, जैसे अब आपका नाम है राम, भैया आपका नाम राम है तो आप राम हो ना भाई, आप राम ही बुलाए जाओगे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है भाई फलानवा का नाम राम है, ठीक है। तो आपको कोई समझाया जा थोड़ी सकता है कि भैया आप महाराज दशरथ के पुत्र है इसलिए ऐसा वैसा, मतलब ये सीन नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो फिक्स हैं, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जो नाम वाली बात है, तो मेरा नाम विशाल है तो मुझे आपको विशाल नाम से ही याद करके बुलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आपको याद करना पड़ेगा कि मेरा नाम विशाल है, ठीक है। तो ये चीज समझ जाइए, नाम तो कम से कम याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ही याद कर लीजिए, बाकी आपको अगली क्लास में हम लोग अच्छे से जो भी नाम होंगे IUPAC का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो लोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।